अहमदाबाद विमान हादसे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से मैं स्तब्ध हूं। पूरा देश सदमे में है। मैं बाबा महाकाल से पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। गुजरात अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा, इस घटना से मैं भी आहत हूँ और पूरा देश दुखी है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि मृतक परिवार को वो अपने चरणों में स्थान दे, घायल शीघ्र स्वस्थ हों। परमात्मा से कामना है कि दुख की इस घड़ी में सबको संबल प्रदान करे। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है वो बोइंग कंपनी का ड्रीम लाइनर विमान था। दरअसल यात्रियों के लिए बेहद आरामदेह बताए जाने वाले इस विमान को लेकर विवाद भी कई सारे हैं। आइए ड्रीम लाइनर की खामियों को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। ऐसा लगता है कि विमान ऊंचाई तक उठ ही नहीं पाता है और आखिरकार रिहायशी इलाके में धराशायी हो जाता है। दो मिनट के अंदर ये सब कुछ होता है। 1:38 से 1:40 के बीच मौके पर सिर्फ आग का बवंडर और लाशों के ढेर, सब कुछ तहस नहस और तबाह। इस हादसे के साथ ही बोइंग का ड्रीमलाइनर विमान फिर से गंभीर सवालों में आ जाता है, क्योंकि अपनी एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए प्रचारित ये विमान बदनाम भी कम नहीं रहा है। इस विमान की सेफ्टी को लेकर काफी सवाल उठते रहे हैं। लगातार ये विमान सवालों में रहा है। जब बैन हुआ था ड्रीमलाइनर, बात 2013 की है। जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों ने ड्रीमलाइनर को अपने बेड़े का हिस्सा बनाया था, लेकिन तभी पता चला कि विमान की लिथियम आयन बैटरियों में बड़ी खामी है। जापानी एयरलाइंस के बेड़े में शामिल एक विमान की बैटरी में एयरपोर्ट पर और दूसरी में उड़ान भरने के बाद आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद अमेरिकी सरकारी एजेंसी ने 3 महीने के लिए ड्रीमलाइन को बैन कर दिया। फिर बोइंग कंपनी ने दावा किया कि उन्होंने खामियों में सुधार कर लिया है। ड्रीमलाइनर में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। ड्रीमलाइनर का सवालों से पीछा नहीं छूटा। 2020 से 2022 के बीच इस विमान में कई बार मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की खबरें आई। कहानी कुछ यूं है कि ड्रीमलाइनर के हिस्से अलग अलग बनते हैं। इन हिस्सों को बाद में जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये एक वाइड बॉडी विमान है, लेकिन इसी असेंबलिंग के दौरान कुछ विमानों के जोड़े गए हिस्सों में गैप होने की शिकायत आई है। यहाँ तक कि बॉडी में इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर के हिस्सों को भी कुछ विमानों में ठीक से जोड़ा हुआ नहीं पाया गया। इस शिकायत के बाद बोइंग ने एयरलाइंस कंपनियों को ड्रीमलाइनर की डिलीवरी भी रोक दी। इसके बाद कंपनी ने भी माना कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कतें हैं। पिछले ही साल बोइंग में 10 साल से काम कर रहे एक विसल ब्लोअर ने कहा कि ड्रीमलाइनर की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं और ये उड़ानों के दौरान टूट सकते हैं। दरअसल बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में दूसरे विमानों के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसी कारण इसमें बार बार टेक्निकल खामियां भी सामने आई है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गया। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि एक फ्लाइट टेक ऑफ कैसे करती है। इस क्रैश के पीछे क्या संभावित दिक्कतें रही होंगी, इसके साथ ही पायलट ने आखिर में क्या कोशिशें की होंगी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ शेख।
अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 क्रैश हुई। बहुत से लोगों के मारे जाने की इस वक्त दुखद खबर आ रही है, लेकिन ऐसे में हमें यह समझना होगा, हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर एक फ्लाइट टेक ऑफ करती कैसे है और उस वक्त पायलट को क्या दिक्कतें आई होंगी। तो सबसे पहले देखिए, दो डायग्राम हमने आपके सामने बनाए हुए हैं। अब अगर एरोप्लेन के आप पार्ट्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले हम उन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं जो एरोप्लेन को टेक ऑफ करने में हेल्प करता है, तो उस वक्त पायलट तीन तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। सबसे पहली जो टेक्निक होती है वो होती है थ्रस्ट। थ्रस्ट जो है वो आपको इंजन से मिलता है, और जैसे कि हम दो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, उन तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहा है कि उस प्लेन में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें दो इंजन थे, यानी कि एक इंजन और दूसरा इंजन। तो दो इंजन से आपको मिलता है थ्रस्ट। सबसे पहली जो टेक्निक होती है उसे थ्रस्ट कहते हैं। दूसरी जो तकनीक है जो इस्तेमाल की जाती है फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए, वो होते हैं फ्लाइट के स्लैट्स और फ्लैप्स। तो फ्लाइट के जो स्लैट्स होते हैं वो जो विंग्स है उसके सामने के हिस्से को, इसे हम स्लैट्स कहते हैं, और इधर जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं जो बॉडी के नजदीक वाला हिस्सा है, इसे हम फ्लैप्स कहते हैं। आपने कई फिल्मों में, कई एनिमेशन में देखा होगा जब पायलट ATC को बताता है कि फ्लैट्स 15 डिग्री, फ्लैट्स 30 डिग्री, फ्लैट्स 45, तो ये फ्लैप्स और स्लैट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्लैप और स्लैट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तकनीक ये है, और तीसरी तकनीक जो है वो प्लेन के पीछे वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम टेल कहते हैं, इसमें आपका ये एलिवेटर कहलाता है। ये हिस्सा, ये एलिवेटर मूव करता है इस तरह से और इस तरह से, और ये हवा के दबाव को कंट्रोल करता है जिससे प्लेन को पिच मिलती है। तो तीसरी जो तकनीक होती है जो पायलट इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं एलिवेटर्स, जो कि प्लेन के टेल में होते हैं। तो इन तीन तकनीकों के जरिए से पायलट प्लेन को टेक ऑफ करता है। जब प्लेन टेक ऑफ हो रहा होता है तो उस वक्त प्लेन के पहिए, जिसे हम लैंडिंग गियर्स कहते हैं, जो ये तीन लैंडिंग गियर्स होते हैं, ये चालू होते हैं। इनके जरिए से ही सबसे पहले प्लेन के इंजन से थ्रस्ट निकलता है। ये जो थ्रस्ट है ये ज्यादा होना चाहिए ड्रैग से। ड्रैग यानी कि हवा का जो दबाव प्लेन को पीछे धकेल रहा है, थ्रस्ट उससे ज्यादा होना चाहिए। एक बार जब हम थ्रस्ट ले लेते हैं, जो कि अमूमन 150 किलोमीटर प्रति घंटे से लेके 200 किलोमीटर के बीच में आता है, ये जब रफ्तार प्लेन पकड़ लेता है तो उसके बाद सामने के स्लैट्स को डाउन कर दिया जाता है, और जो पीछे के फ्लैप्स हैं, आप जो देख रहे हैं ये फ्लैप्स, इनको भी डाउन किया जाता है। और इस शेप को एविएशन की शेप में इसे एयरफॉयल शेप कहते हैं। इसे एयरफॉयल शेप कहते हैं, और विमान जब बने हैं तब की तकनीक से आज तक ये इसी तरह से है। हवा जब इसके पास से गुजरती है तो हवा इस तरह से यहां गुजरती है, और उसके बाद इस इलाके को या इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनफॉल। इसे डाउनफॉल कहा जाता है। और ये जो हवा आ रही है यहां से इसे लिफ्ट मिलता है, क्योंकि हवा यहां से नीचे दबाई जा रही है। और जब हम फ्लैप्स को नीचे करते हैं तो ये वाला हिस्सा ये और ज्यादा नीचे आ जाता है, जो मैंने आपको यहां दिखाया था। फ्लैप्स के नीचे आने से ये आने वाली हवा और ज्यादा नीचे हो जाती है, जिससे हमें लिफ्ट मिलता है, और ये लिफ्ट ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी कि धरती जो प्लेन को खींच रही है उससे ज्यादा। और ये फिर आगे स्लैट्स हैं, इस स्लैट्स को भी हम आगे मूव कर सकते हैं, जिससे हम लिफ्ट को अप कर सकते हैं। इस तरह से प्लेन आगे बढ़ता है, और जब एक सर्टेन स्पीड आ जाती है तो हम लैंडिंग गियर को ऑफ कर लेते हैं, यानी कि ये वाले पहिए प्लेन के अंदर चले जाते हैं, ताकि विमान की एरोडायनेमिक शेप बनी रह सके और प्लेन को अप हो सके। जब एक बार प्लेन उड़ता है तो सबसे पहले पायलट्स क्या करते हैं, एक निश्चित रफ्तार पकड़ते हैं। और एक खास बात और, रनवे से प्लेन के उड़ने का जो एंगल होता है अमूमन वो आसपास 15 डिग्री रखा जाता है, जो कि जमीन की सतह से होता है। 15 डिग्री के आसपास का ये एंगल रखा जाता है। जब इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो उसके बाद दो चीजें होती हैं। पहला, दोनों इंजन फेल हो सकते हैं। अभी जो टेक्निकल चीजें आ रही हैं, प्लेन, कोई भी प्लेन हादसा होता है उसकी तीन वजह निकल कर आती हैं। सबसे पहला होता है टेक्निकल फेलियर, जो कि प्लेन की किसी भी दिक्कत की वजह से हो सकता है। दूसरा होता है मैनुअल फेलियर। मैनुअल फेलियर यानी कि या तो ATC से कोई दिक्कत हुई या पायलट से कोई दिक्कत हुई। और तीसरा रहता है क्लाइमेट या कोई और मिसलेनियस वजह, जैसे कि कोई टर्बुलेंस आ गया। हालांकि इस केस में टर्बुलेंस इसलिए नहीं क्योंकि विमान इतना ऊपर गया ही नहीं कि उसे टर्बुलेंस का सामना करना पड़े। तो यहां दो चीजें निकल के सामने आ रही। जांच के बाद बेहतर पता लगेगा कि क्या टेक्निकल फेलियर था, क्या मेंटेनेंस मैकेनिकल या मैन फेलियर था, इंसानी चूक थी। इसमें टेक्निकल फेलियर में अगर आप बात करते हैं तो अगर दोनों इंजन फेल हुए हैं तो प्लेन एक ग्लाइडर की तरह ग्लाइड करेगा, जो कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई ATC से कोई मिस्टेक हुई है, ऐसा इसमें इसलिए नहीं दिखता क्योंकि प्लेन अभी उड़ा ही था, तो प्लेन बहुत ज्यादा गया नहीं था। महज 15 किलोमीटर प्लेन ने सफर तय किया था। और जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो जिसने आपको बताया कि 150, 200, 250 किलोमीटर तक की स्पीड हो सकती है टेक ऑफ के जस्ट बाद, तो इतनी रफ्तार में 15 किलोमीटर चंद सेकंड्स या कुछ मिनट में ही कवर किए होंगे। उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप अगर उस तस्वीर को देखें जिसमें प्लेन क्रैश हुआ है, उसके लैंडिंग गियर तक
ऑफ नहीं हुए, यानी कि पायलट को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो लैंडिंग गियर को अंदर कर सके, ताकि कि जो प्लेन की जो एरोडायनामिक जो बॉडी है, जो उसका फिजिक है, वो मेंटेन हो सके। दूसरी बात, दोनों इंजन हमें वहां पर दिख रहे हैं, लेकिन इतनी दूर से बहुत मुश्किल है इसका अंदाजा लगाना कि क्या इंजन फेलियर था या प्लेन पिच नहीं ले पाया। तीसरा, क्या कोई दिक्कत जो है वो पीछे एलिवेटर में थी, या फिर जो स्लैट्स में दिक्कत थी, या फ्लैप में दिक्कत थी। और जो एक खास चीज यहां देखने को मिल रही हुई, प्लेन गाइड करता चला गया। अब जब प्लेन बहुत ज्यादा जमीन के नीचे होता है, और प्लेन क्योंकि एक स्मार्ट मशीन है, उसे खुद पता होता है कि प्लेन में किस तरह की दिक्कत आ रही है, तो उसने 3 तरह की वार्निंग दी होंगी। सबसे पहले प्लेन ने, जो जैसे आप अपनी कार चलाते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो आपको एक अलार्म आता है सीट बेल्ट लगाने का, आपको टू टू की आवाज आती है। प्लेन की जब भी रिक्वायर ऊंचाई से नीचे प्लेन जब उड़ता है, तो सबसे पहले प्लेन आपको आवाज देता है टर्रेन। वो आपको कहता है टर्रेन, यानी कि आप हाइट लीजिए। जब प्लेन को लगता है कि आप बहुत ज्यादा नीचे आ गए हैं, दुर्घटना हो सकती है, तो प्लेन से खुद अपने आप को आवाज आती है और वो आपको कहता है पुल अप। ये आवाज इंजन खुद आपको देता है, जो मशीनरी है वो आपको खुद देती है। तो वार्निंग पायलट को मिली होगी, टर्रेन टर्रेन टर्रेन, पुल अप पुल अप पुल अप। लेकिन जब पायलट इस प्लेन को पिच नहीं दे पाया, इसको ऊपर नहीं उठा पाया, तो उसके बाद फिर पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल किया होगा, और उसका मतलब साफ होता है कि अब ये अंत है, या फिर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ये हाई इमरजेंसी कॉल है मेरी तरफ से। अब यहां से बात आती है कि क्या पायलट को किसी अनजान जगह पर, सुनसान जगह पर प्लेन ले जाना चाहिए था, वो रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि प्लेन को उतनी रफ्तार मिल नहीं पाई, प्लेन को उतनी ज्यादा पिच मिल नहीं पाई कि वो प्लेन के एलरॉन्स को ऑन कर सके। एलरॉन प्लेन के विंग के सबसे कोने में लगे हुए पार्ट्स होते हैं, जो राइट लेफ्ट मूव करते हैं, और उससे प्लेन को मुड़ने का मौका मिलता है। लेकिन प्लेन की इतनी पिच थी ही नहीं, इतनी ऊंचाई थी ही नहीं कि वो मूव कर पाता। और जैसा मैंने कहा कि कुछ सेकंड्स ही मिले पायलट को, इसी वजह से जो पायलट है वो लैंडिंग गियर को ऑफ नहीं कर सका। आखिर वक्त तक आप देख रहे हैं कि प्लेन के पहिए खुले हुए हैं, वो अंदर नहीं जा पाए। अब यहां से 2 चीजें निकल के आती हैं हादसे की, जो 2 वजह, जो 2 चीजें बताएंगी। आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स आपको जानकारी देगा। ब्लैक बॉक्स वो इक्विपमेंट है जो जानकारी देता है कि पायलट और को पायलट में क्या बातचीत हो रही थी उस वक्त, पायलट ने अपने जो पैसेंजर्स उनको क्या कहा, या पायलट ने एटीसी को क्या कहा। तो ये ब्लैक बॉक्स से आपको जानकारी मिलेगी। और ब्लैक बॉक्स से जो दूसरी चीज मिलती है, उसे कहते हैं साथ में एफडीआर, यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। एफडीआर आपको बताता है कि आखिरी पलों में, हादसे से ऐन पहले, पायलट ने क्या क्या कोशिश की। उसने अगर पिच ली तो कितनी ली, उसने एरोलॉन ऑन किया तो कितना किया, एलिवेटर अगर ऑन किया तो कितना किया, कहां उसको दिक्कत आ रही थी, वो उस वक्त पिच अप करने के लिए क्या कोशिशें कर रहा था। ये जानकारी एफडीआर के जरिए से मिलती है। तो अब जब, क्योंकि इसमें प्लेन को खोजना नहीं है, प्लेन वहीं गिरा हुआ है, उसका ब्लैक बॉक्स जाहिर बात है रिकवर कर लिया जाएगा। और बहुत मजबूत ब्लैक बॉक्स होता है, अमूमन आग में, पानी में वो नष्ट नहीं होता है। उससे एफडीआर निकाला जाएगा, जांच चलेगी, उसकी ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सुनी जाएगी, ये पता किया जाएगा कि पायलट किस तरह की कर रहे थे। अब यहां से बात आती है एक आखिरी चीज ये कि उस वक्त पायलट ने क्या क्या कोशिशें की होंगी। देखिए, जैसे ही उसको टर्रेन और पुल अप की वार्निंग आई होगी, पायलट जो भी AI-171 उड़ा रहे थे, उस वक्त पायलट ने सबसे पहले लैंडिंग गियर ऑफ करने की कोशिश की होगी। लैंडिंग गियर ऑफ करने से प्लेन को एरोडायनामिक शेप मिलेगी, उसको उड़ने में आसानी होगी। दूसरा काम जो उसने किया होगा लैंडिंग गियर के बाद, उसने दूसरा काम यह किया होगा कि उसने एलिवेटर्स और स्लैब फ्लैट्स का फुल इस्तेमाल किया होगा ताकि प्लेन को पिच मिल सके। लेकिन वो हमें यहां होता दिख नहीं रहा है। अगर इस केस में इंजन फेल हुआ है तो प्लेन ग्लाइड कर रहा था, और पायलट की यही कोशिश थी कि प्लेन को एक ग्लाइडर की तरह किसी सेफ जगह पर उतारने की कोशिश की जाए, किसी फ्लैट सरफेस पर उतारने की कोशिश की जाए। इस तरह के केसेस में जब ऊंचाई ज्यादा होती है, पायलट अमूमन अपना फ्यूल डंप कर देते हैं। जो ये विंग्स हैं, इसका ये हिस्सा, इसका फ्यूल कैपेसिटी वाला इलाका होता है, सारा फ्यूल यहां रहता है। तो ऐसे में पायलट्स कई बार फ्यूल डंप करते हैं ताकि प्लेन का वजन कम किया जा सके और प्लेन हल्का हो जाए, ताकि प्लेन को जल्दी उड़ान मिल सके। लेकिन क्योंकि यहां एक रिस्क ये था कि प्लेन की पिच ज्यादा थी नहीं, रिहायशी इलाका नीचे था, तो अगर पायलट फ्यूल नीचे डंप करता, फ्यूल नीचे फेंकता, और बाद में ये अगर ये क्रैश होती, तो उस आग के वजह से निकलने वाली लपटें उस फ्यूल से होते हुए पूरे इलाके को जलाकर राख कर सकती थी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि शायद वहां पर फ्यूल डंप किया होगा। बाकी जो एविएशन एक्सपर्ट हैं और जब जांच होगी, वो इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। इस वीडियो का हमारा मकसद यह था कि आपको एक जानकारी मिल सके कि एक फ्लाइट टेक ऑफ कैसे करती है, उस वक्त पायलट को क्या दिक्कतें आई होंगी और उस वक्त पायलट ने क्या कोशिशें की होंगी।